आज हमारे पास हिंदी साहित्य के कुछ बड़े नामों का आप कह सकती हैं एक खजाना है। प्रेमचंद, कबीर, महादेवी वर्मा और भी कई। हाँ। और ये सब कक्षा 9 की एक किताब से लिए गए हैं। लेकिन हम इसे किसी स्कूल की क्लास की तरह नहीं, बल्कि एक जासूसी मिशन की तरह देखने वाले हैं। जासूसी मिशन, ये दिलचस्प है। हाँ, हमारा मिशन है इन अलग अलग कहानियों, कविताओं और निबंधों के बीच जो छुपे हुए कनेक्शंस हैं उन्हें ढूंढना। अच्छा। ये लेखक अलग अलग समय में लिख रहे थे, पर क्या वो आज भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं? चलिए इसी खजाने में गोता लगाते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। बेहतरीन। तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं उस भावना से जो उस दौर में मुझे लगता है हर किसी के दिल में थी, आजादी। बिल्कुल। हमारे पास मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, दो बैलों की कथा। मैंने तो इसे बचपन में बस जानवरों की दोस्ती की कहानी समझकर ही पढ़ा था, पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है ना? बिल्कुल, यही तो प्रेमचंद का कमाल है। कहानी में जो दो बैल हैं, हीरा और मोती, वो बार बार गुलामी से भागकर आजादी की तरफ दौड़ते हैं। हाँ, वो कोशिश करते रहते हैं। तो वो सिर्फ जानवर नहीं है, वो उस वक्त के आजादी के दीवानों का प्रतीक हैं। अच्छा। प्रेमचंद सीधे सीधे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नहीं लिख सकते थे, मतलब सेंसरशिप का डर था। बिल्कुल, सेंसरशिप का खतरा था। तो उन्होंने जानवरों की कहानी के पर्दे में एक तरह से विद्रोह की कहानी कह दी। ये एक किस्म का कोडेड विरोध था। वाओ, मतलब ये कहानी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी जिसे बच्चों की कहानी बनाकर पेश किया गया। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो ये था विरोध का एक छिपा हुआ सांकेतिक तरीका। लेकिन क्या किसी ने सीधी सीधी भी अपनी आवाज उठाई थी? उठाई, और बहुत जोर से उठाई। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। अच्छा। दर्द है, कवि जेल में बंद है और आधी रात को एक कोयल की कूक सुनकर उसका गुस्सा और पीड़ा सब फूट पड़ता है। वो कोयल से बात करते हैं? हाँ, वो कोयल से पूछते हैं, तुम आधी रात को क्यों चीख रही हो? क्या तुमने भी इस देश को एक बड़ी जेल के रूप में देख लिया है? तो एक तरफ प्रेमचंद का शांत विद्रोह और दूसरी तरफ चतुर्वेदी का दर्द भरा आक्रोश। और हमारे पास एक तीसरा अंदाज भी है, हरिशंकर परसाई का। हाँ, हरिशंकर परसाई का व्यंग, प्रेमचंद के फटे जूते। ये तो बिल्कुल ही अलग है। एक फटे जूते से समाज पर टिप्पणी, ये कैसे काम करता है? यही तो व्यंग्य की ताकत है। परसाई जी प्रेमचंद की एक तस्वीर देखते हैं जिसमें उनके जूते फटे हैं। वो कहते हैं कि आज का लेखक तो फोटो खिंचवाने के लिए शायद जूते उधार मांग लेता, लेकिन प्रेमचंद जैसे थे वैसे ही दिखे। सही बात है। वो उस फटे जूते को प्रेमचंद की ईमानदारी और उसूलों का प्रतीक बना देते हैं और फिर आज के समाज पर कटाक्ष करते हैं जो सच्चाई को छिपाकर दिखावे में यकीन रखता है। परसाई जी हमें हंसाते हंसाते समाज की दुखती रग पर हाथ रख देते हैं। कमाल है। मतलब परसाई जी प्रेमचंद की सादगी को सलाम कर रहे हैं जो आज के दिखावे वाले समाज में लगभग खो सी गई है। और इसी दिखावे की संस्कृति की नब्ज पकड़ी है श्यामाचरण दुबे ने अपने निबंध उपभोक्तावाद की संस्कृति में। एकदम सही कनेक्शन है। परसाई जहां एक व्यक्ति के जरिए दिखावे की बात कर रहे हैं, वहीं दुबे जी इसे पूरे समाज की बीमारी बताते हैं। अच्छा। उनका कहना है कि विज्ञापन हमें लालच दे रहे हैं और हम बिना सोचे समझे चीजें खरीद रहे हैं, ये मान करके भाई इसी में सुख है। हाँ, कि जितनी चीजें होंगी उतने सुखी होंगे। बिल्कुल। वो इसे बौद्धिक दास्ता कहते हैं। बौद्धिक दास्ता मतलब दिमागी गुलामी, कि हम पश्चिम की नकल कर रहे हैं और अपनी पहचान खो रहे हैं। दुबे जी तो एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि ये होड़, ये समाज में अशांति और असमानता लाएगी। हाँ। और इसी असमानता का सबसे दुखद चेहरा शायद राजेश जोशी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं में दिखता है। बिल्कुल, वो कविता कोई लेक्चर नहीं देती, बस एक सवाल पूछकर हमें झंझोड़ देती है। सुबह सुबह कोहरे में छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? कभी पूछता है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंगीन किताबों को? ये सवाल तो सीधे दिल पर लगते हैं। हाँ, और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि एक समाज के तौर पर हम कितने नाकाम रहे हैं। अच्छा, अभी तक हमने जिन लेखकों की बात की वो सब समाज की बाहरी दुनिया, उसके संघर्ष, उसकी समस्याओं पर लिख रहे थे, लेकिन कुछ लेखक हमें एक अंदर की यात्रा पर भी ले जाते हैं, है ना? हाँ, भक्ति और अध्यात्म की दुनिया में। और इस दुनिया के सबसे बड़े विद्रोही संत हैं कबीर। कबीर। उनका एक शब्द है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। शब्द यानी गुरु की कही सच्चाई जिसे गाया जा सके। और इस शब्द में वो कहते हैं कि ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में, न काबे में, न कैलाश में।
वो तो हर सांस में मौजूद है। सोचिए उस जमाने में ये कहना कितनी बड़ी हिम्मत की बात रही होगी। बहुत बड़ी। कबीर हर तरह के पाखंड पर चोट करते थे। वो कहते थे कि सच्चा संत वही है जो किसी धर्म या जाति के चक्कर में ना पड़े, बस निष्पक्ष होकर ईश्वर को खोजे। इसी तरह की एक और आवाज हमारे पास कश्मीर से है, कवयित्री लल्लद्यद। लल्लद्यद, मैंने इनका नाम सच कहूं तो कम सुना है। बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन उनके और कबीर के विचारों में गजब की समानता है। वो भी धार्मिक आडंबरों के सख्त खिलाफ थी। अच्छा। उनकी लिखने की शैली को वाक कहते हैं। वाक मतलब वाणी। ये 4 लाइनों की एक खास कश्मीरी कविता होती है जो बहुत गहरी बात बड़े सरल शब्दों में कह देती है, बिल्कुल कबीर के दोहों की तरह। वाह, एक निजी, एक प्रेम का रिश्ता होता है। बिल्कुल, जिसे सगुण भक्ति कहते हैं। और इसका एक शानदार उदाहरण है रसखान। रसखान वो कृष्ण के प्रेम में ऐसे डूबे हैं कि कहते हैं अगला जन्म मिले तो बस ब्रज में ही मिले, चाहे ग्वाला बनूं, चाहे गाय या फिर पत्थर भी बनूं, तो उसी गोवर्धन पर्वत का जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। क्या बात है। उनके सवैये, एक खास तरह का छंद जो संगीत से भरा होता है, पढ़कर लगता है जैसे हम खुद ब्रज की गलियों में पहुंच गए हैं। मुझे उनकी एक बात बहुत दिलचस्प लगी, जहां गोपियां कृष्ण की मुरली से जलती हैं। हाँ, उसे अपनी सौत मानती हैं, है ना? मतलब कृष्ण की मुरली से जलन। ये भक्ति का कितना मानवीय रूप है। सही में ये कोई मुश्किल फलसफा नहीं है, ये तो सीधा सीधा प्यार और ईर्ष्या है, जैसा हम सब महसूस करते हैं। यही रसखान की खूबसूरती है। भक्ति की इस अंदरूनी दुनिया से निकलकर अब जरा बाहर प्रकृति की खूबसूरती में चलते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की कविता ग्रामश्री पढ़कर तो लगता है जैसे हम किसी गांव की सैर पर निकल आए हैं। पंत जी को तो प्रकृति का जादूगर कहा जाता है। वो शब्दों से ऐसा चित्र खींचते हैं कि सब कुछ आंखों के सामने आ जाता है। हाँ बिल्कुल। खेतों में दूर दूर तक फैली हरियाली, जिस पर सूरज की रोशनी पड़ने से वो चांदी की जाली जैसी लग रही है। मखमली टमाटर, नीलम जैसी अलसी की कली, वो प्रकृति में जान डाल देते हैं। पंत की प्रकृति बहुत शांत है, बहुत सुंदर है, लेकिन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता मेघ आए में तो प्रकृति में पूरा ड्रामा चल रहा है। हाँ, ये कमाल की कल्पना है। यहाँ बादल सिर्फ बादल नहीं है, बल्कि एक थके हारे शहरी दामाद हैं जो सज धज कर अपने ससुराल आए हैं। अच्छा। हवा उनकी नौकरानी की तरह खबर देती हुई आगे आगे भाग रही है। बूढ़ा पीपल का पेड़ झुककर नमस्ते कर रहा है, और नदी एक शर्माई हुई दुल्हन की तरह घूंघट सरकाकर उन्हें देख रही है। बिल्कुल। कवि ने पूरे मौसम को एक पारिवारिक नाटक में बदल दिया है। इसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं, पर असल में ये उस रोमांच को पकड़ना है जो गांव में पहली बारिश के आने पर होता है। प्रकृति के लिए ऐसा गहरा प्यार सिर्फ कविताओं में ही नहीं है। हमारे पास एक ऐसे इंसान की कहानी भी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी प्रकृति के नाम कर दी। मशहूर पक्षी विज्ञानी सालेम अली। जाबिर हुसैन का संस्मरण, सांवली सपनों की याद, ये सालेम अली की मौत के ठीक बाद लिखा गया था, और इसमें बहुत दर्द और सम्मान है। वो बताते हैं कि सालेम अली की जिंदगी कैसे बदली। बचपन में उन्होंने अपनी एयरगन से एक गौरैया को घायल कर दिया था। अच्छा। उस घायल पक्षी को देखकर उनका दिल ऐसा बदला कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पक्षियों को समझने में लगा दी। उनकी आत्मकथा का नाम भी है फॉल ऑफ ए स्पैरो। और वो सिर्फ पक्षियों को देखते ही नहीं थे, बल्कि उन्हें बचाने के लिए लड़ते भी थे। केरल की साइलेंट वैली को बचाने के लिए वो उस वक्त के प्रधानमंत्री से भी मिल लिए थे। हाँ, वो प्रकृति के सच्चे सिपाही थे। उनके लिए प्रकृति एक रहस्यमयी दुनिया थी जिसमें वो बस खो जाना चाहते थे। सालेम अली की जिंदगी एक बचपन की घटना से बदल गई। और बचपन की बात करें तो हमारे पास आखिरी पड़ाव है महादेवी वर्मा का संस्मरण मेरे बचपन के दिन। इसमें एक बहुत प्यारी बात पता चलती है कि उनकी सबसे पहली और पक्की सहेली थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी। और ये उस दौर की बात है जब लड़कियों को पढ़ाना लिखाना अच्छा नहीं माना जाता था। उस माहौल में ये दोनों लड़कियां एक साथ कविताएं लिख रही थीं, छुप छुप कर। अच्छा। और इसी संस्मरण में एक और दिल छू लेने वाला किस्सा है। महादेवी जी को एक कविता पाठ में इनाम के तौर पर चांदी का एक सुंदर कटोरा मिला। उसी दौरान वहां गांधी जी आए हुए थे। जब गांधी जी ने देश के लिए मदद मांगी तो महादेवी जी ने वो कटोरा उन्हें दे दिया। मतलब एक छोटी सी स्कूली लड़की के मन में भी देश की आजादी का जज्बा कितना गहरा था। बिल्कुल। ये बात कहानी को वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था, स्वतंत्रता की भावना। बिल्कुल। ये सारे लेखक चाहे वो समाज की बुराइयों पर लिख रहे हों, ईश्वर को खोज रहे हों, या प्रकृति की सुंदरता का वर्णन कर रहे हों, कहीं ना कहीं वो सब एक बेहतर और आजाद दुनिया का सपना देख रहे थे। तो ये थी हमारी आज की साहित्यिक जासूसी। हमने देखा कि कैसे प्रेमचंद का छिपा हुआ विद्रोह
परसाई के व्यंग्य में बदल जाता है। और कैसे कबीर और ललियत की निर्भीक आवाज सदियों और सीमाओं के पार एक जैसी गूंजती है। और कैसे प्रकृति का प्यार कविताओं से निकलकर सालेम अली जैसे व्यक्ति के जीवन का मिशन बन जाता है। ये सभी रचनाएं अपने समय का आईना तो हैं ही, लेकिन इनके संदेश आज भी उतने ही जिंदा हैं। ये हमें सवाल पूछना, महसूस करना और अपने आसपास की दुनिया को सिर्फ देखना नहीं बल्कि सच में समझना सिखाती है। तो अब श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इन सभी लेखकों और कवियों में से जिनकी बातें आज हमने की, किसकी आवाज या किसका विचार आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी या प्रासंगिक लगता है और क्यों? आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने कक्षा 9 की हिंदी साहित्य की किताब है कृतिका भाग 1। अब स्कूल की किताब का नाम सुनकर शायद पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं, लेकिन ये सिर्फ पाठ नहीं है। ये अपने आप में समाज, विद्रोह और इंसान के संघर्ष की बहुत शक्तिशाली तस्वीरें हैं। बिल्कुल, और हमारा मकसद सिर्फ इन कहानियों को दोहराना नहीं है, बल्कि इनके पीछे जो एक विचार है जो इन्हें आज भी जिंदा रखे हुए है उसे पकड़ना है। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग लेखक समाज की एक ही नब्ज को पकड़ते हैं, चाहे वो प्रकृति का प्रहार हो या घर के अंदर की खामोश क्रांति या फिर विकास के नाम पर किसी की पहचान का मिट जाना हो। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये लेखक अपने समय की सच्चाई को कैसे कागज पर उतारते थे और वो सच्चाई आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए इसको खोलकर देखते हैं। शुरुआत करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु के इस जल प्रलय में से। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि 1967 में पटना में जो भयंकर बाढ़ आई थी ना जी, उसका आंखों देखा हाल है। सोचकर ही अजीब लगता है। 18 घंटे लगातार बारिश और शहर की सड़कों पर नदी बहने लगती है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात है इसे लिखने का तरीका, जिसे रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज, ये क्या होता है? मतलब इसमें एक पत्रकार की नजर होती है और एक साहित्यकार का दिल। हाँ। आप सिर्फ तथ्य नहीं बताते, आप उस माहौल को, उस डर को, उस नमी को महसूस करवाते हैं। अच्छा, मतलब ये सिर्फ आंखों देखा हाल नहीं है, ये आंखों महसूस किया हुआ हाल है। एकदम, यही बात इसे एक न्यूज रिपोर्ट से बिल्कुल अलग बना देती है। रेणु जी सिर्फ ये नहीं बताते कि पानी भर गया, वो इस पानी के साथ शहर में घुस आए डर, अफवाहों और इंसानी बेबसी को भी दिखाते हैं। इसमें एक रिक्शे वाले का जिक्र है जो कहता है, अब कहाँ जाइएगा, कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। हाँ, एक छोटी सी लाइन है, पर उस वक्त की लाचारी को कितनी खूबसूरती से पकड़ती है। और कमाल की बात यह है कि लेखक जो बचपन से बाढ़ पीड़ितों की मदद करते आए थे, इस बार वो खुद भुक्तभोगी थे। हाँ, खुद उस बाढ़ में फंसे हुए थे। और यहीं पर मानवीय स्वभाव का एक और पहलू नजर आता है। एक तरफ तो डर है, लेकिन दूसरी तरफ एक अजीब सी उत्सुकता भी है। लेखक खुद कहते हैं, चलो पानी कैसे घुस गया वही देखना है। हाँ, ये डर और कौतूहल का मिलाजुला भाव है ना? बिल्कुल। ये रचना हमें सिर्फ एक बाढ़ के बारे में नहीं, बल्कि किसी भी संकट के समय इंसान कैसा महसूस करता है, इसके बारे में बहुत कुछ सिखाती है। पटना को पानी में डूबते देखना वाकई डरावना रहा होगा। खैर, शहर की ये तबाही तो प्रकृति की वजह से थी, लेकिन अब उस दुनिया में चलते हैं जहां इंसान खुद अपने लिए नियम बनाता है, मतलब घर और समाज। जी। और अगली कहानी मेरे संग की औरतें इसी दुनिया की है। इसमें मृदुला गर्ग अपने परिवार की औरतों के बारे में बताती हैं, और क्या कमाल की औरतें थी। एक परदादी जिन्होंने एक चोर को पकड़कर उसे किसान बना दिया। ये तो सुनने में फिल्मी लगता है ना? फिल्मी जरूर लगता है, लेकिन इसमें एक बहुत गहरा सामाजिक संदेश छिपा है। इस पाठ में जो महिला सशक्तिकरण दिखता है ना, वो आज के शोर शराबे वाले नारीवाद जैसा नहीं है। अच्छा। हाँ, ये खामोश लेकिन बेहद मजबूत फैसलों का सशक्तिकरण है। ये औरतें परंपरा में रहती हैं, लेकिन उसके दबाव में नहीं आती। वो चुपचाप अपने तरीके से लीक से हटकर जीती हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। लेखिका अपनी माँ के बारे में बताती हैं कि वो घर के काम में हाथ नहीं बटाती थीं, और उनकी दादी कहती थीं, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई, पोंछी और छींके पर टांग दी। तो क्या हम उन्हें भी सशक्त मान सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमें एम्पावरमेंट की एक नई परिभाषा देता है। लेखिका की माँ का सशक्त होना चीखने या विद्रोह करने में नहीं था। उनका सशक्त होना इस बात में था कि उन्हें अलग होने की आज़ादी मिली हुई थी। मतलब उस दौर के एक संयुक्त परिवार में एक महिला को अपनी निजी जिंदगी जीने देना, उस पर पारंपरिक जिम्मेदारियों का बोझ न डालना, यही अपने आप एक बहुत बड़ी प्रगतिशील बात थी। वाह, मतलब एम्पावरमेंट का मतलब सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। बिल्कुल। और ऐसी एक और औरत की कहानी है जो अपनी स्वतंत्रता और सम्मान के लिए खड़ी होती है,
लेकिन उसका तरीका बिल्कुल अलग है। यहाँ से हम सीधे चलते हैं जगदीश चंद्र माथुर के नाटक रीढ़ की हड्डी पर। जी। कहानी सीधी सी है। एक पढ़ी लिखी लड़की उमा को देखने लड़के वाले आते हैं और परिवार उनसे लड़की की पढ़ाई छुपा रहा है। हाँ, क्योंकि लड़के वालों को ज्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए। और इसका शीर्षक रीढ़ की हड्डी क्या कमाल का है ना? इसके दो मतलब हैं और दोनों ही समाज पर एक तीखा तमाचा है। दो मतलब? हाँ, एक तो शाब्दिक मतलब है। लड़के शंकर की पीठ झुकी हुई है, उसकी रीढ़ की हड्डी में शारीरिक दिक्कत है। लेकिन दूसरा और ज्यादा जरूरी मतलब चारित्रिक है। शंकर का अपना कोई स्टैंड नहीं है, वो अपने पिता के पीछे जी जी करता है। उसके व्यक्तित्व में ही रीढ़ की हड्डी नहीं है। और नाटक का अंत तो जबरदस्त है। जब उमा से बेतुके और अपमानजनक सवाल पूछे जाते हैं तो वो खामोश नहीं रहती। बिल्कुल नहीं रहती। वो लड़के और उसके पिता दोनों को उनकी पिछड़ी सोच का आईना दिखा देती है। और उमा का आखिरी संवाद सब कुछ कह देता है। हाँ, जब वो कहती है, घर जाकर जरा ये पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। वाह! ये सिर्फ एक लड़के पर हमला नहीं है, ये उस पूरी मानसिकता पर सवाल है जो लड़कियों से हर तरह की उम्मीदें रखती है पर लड़कों की कमियों को नजरअंदाज कर देती है। हाँ, और ये संवाद इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ शंकर पर नहीं बल्कि उसके पिता गोपाल प्रसाद पर भी सवाल उठाता है। सही बात है। जो खुद पढ़ा लिखा होकर भी एक दकियानूसी सोच रखता है। बिल्कुल सही। आपने उस बात को पकड़ लिया जो इस नाटक को आज भी प्रासंगिक बनाती है। समाज में महिलाओं के साथ दोहरा मापदंड तो था ही, लेकिन जब बात विकास की आती है ना, तो सबसे ज्यादा अन्याय अक्सर उस इंसान के साथ होता है जिसके पास कोई आवाज नहीं होती। और यहीं हम अपनी अगली कहानी पर आते हैं, माटी वाली। जी। ये कहानी टिहरी शहर की एक अकेली बूढ़ी औरत की है जो घर घर लाल मिट्टी पहुंचाती है। जी। वो इस शहर की पहचान का हिस्सा है। जी। लेकिन फिर शहर पर विकास का साया पड़ता है, टिहरी बांध बनता है और पूरा शहर खाली होने लगता है। ये कहानी सिर्फ एक महिला के गरीबी के संघर्ष की नहीं है, ये विकास की मानवीय कीमत पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। कैसे? जब सब लोगों को विस्थापन के बाद जमीन या घर मिल रहे हैं, माटी वाली के पास कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास अपनी जमीन का कोई कागज नहीं है। अच्छा। वो जिस घर में रहती है वो भी किसी और की जमीन पर है। यानी सरकारी कागजों में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। विकास ने उसे उसकी पहचान से ही बेदखल कर दिया। कहानी में एक बहुत मार्मिक पंक्ति है जब माटी वाली सोचती है, भूख मीठी के भोजन मीठा। हाँ, ये एक दार्शनिक सवाल है। क्या स्वाद खाने में होता है या भूख में? और माटी वाली के लिए भूख ही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन कहानी का जो हिस्सा सबसे ज्यादा झकझोरता है वो अंत में आता है। कौन सा? जब उसका पति मर जाता है और उसका घर, शहर सब कुछ बांध के पानी में डूबने वाला होता है, तो वो आने जाने वाले हर शख्स से एक ही बात कहती है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। ये लाइन तो दिल चीर देती है। क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन नहीं, एक चीख है। उसका घर, उसकी यादें, उसके पति की लाश जलाने की जगह, सब कुछ विकास की भेंट चढ़ रहा है। हाँ, ये वाक्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सिर्फ बड़े बड़े ढांचे बना देना ही विकास है, या इंसानों की जिंदगी और उनकी यादों को बचाए रखना भी विकास का हिस्सा होना चाहिए। एक ऐसी औरत से जिसकी पूरी दुनिया उजड़ गई, अब हम एक ऐसे इंसान की कहानी पर चलते हैं जो अपनी एक नई दुनिया बना रहा है। हमारी आखिरी पड़ताल है शमशेर बहादुर सिंह की अपनी कहानी पर, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। और ये कलाकार के बनने की कहानी है। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि शमशेर बहादुर सिंह, जिन्हें हिंदी के इतने बड़े कवियों में गिना जाता है, शुरुआत में उर्दू में लिखते थे। और उनकी पहली दिलचस्पी तो पेंटिंग में थी। जी, ये रचना हमें एक लेखक की निजी यात्रा और उसके संघर्षों से मिलाती है। इसमें एक बहुत बड़ा रोल कवि हरिवंश राय बच्चन जी का भी है। अरे, वही बच्चन जी, अमिताभ बच्चन के पिता? जी हाँ, वही। उन्होंने न सिर्फ उन्हें हिंदी में लिखने के लिए मनाया, बल्कि इलाहाबाद में उनकी पढ़ाई और रहने का खर्च भी उठाया। कमाल है। मतलब हिंदी साहित्य के दो बड़े स्तंभों के रास्ते इस तरह जुड़े थे। हाँ, और ये उस दौर के साहित्यिक माहौल को दिखाता है जहाँ सीनियर लेखक नए लोगों का हाथ पकड़कर उन्हें आगे बढ़ाते थे। ये पाठ एक महान लेखक के मानवीय पक्ष को सामने लाता है। वो बताते हैं कि कैसे उन्हें हिंदी वर्णमाला सीखने में दिक्कत होती थी, कैसे वो शब्दों का सही उच्चारण करने के लिए संघर्ष करते थे। ये हमें याद दिलाता है कि रचनात्मक यात्रा कोई सीधी लाइन नहीं होती। इसमें शक, दुविधाएं, संघर्ष और दूसरों से मिली प्रेरणा सब कुछ शामिल होता है। ये सिर्फ शमशेर जी की कहानी नहीं है, ये किसी भी कलाकार के मन की कहानी है जो अपनी आवाज ढूंढ रहा है।
तो इन 5 अलग अलग दुनियाओं से गुजरने के बाद एक बात साफ नजर आती है। साहित्य वाकई समाज का आईना है। कहीं बाढ़ की तबाही है तो कहीं घर के अंदर महिलाओं का खामोश विद्रोह, कहीं विकास के नाम पर उजाड़ा गया एक श्मशान है तो कहीं एक लेखक के मन का संघर्ष। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। ये कहानियां दशकों पहले लिखी गई थी, लेकिन इनमें उठाए गए मुद्दे, चाहे वो शिक्षा में लैंगिक भेदभाव हो या विकास के नाम पर विस्थापन, क्या ये आज खत्म हो गए हैं? नहीं, शायद सिर्फ इनका रूप बदल गया है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी सवाल, आज के कहानीकार, आज के लेखक, आज के फिल्म मेकर इन सच्चाइयों को किस नए अंदाज में हमारे सामने ला रहे हैं? शायद अब हमें उन नई कहानियों को ढूंढने की जरूरत है। तो हमारे पास आज कक्षा 9 की हिंदी की कुछ पुरानी जानी पहचानी रचनाएं हैं। अब पहली नजर में लगता है कि अरे ये तो स्कूल का सिलेबस है, इसमें नया क्या होगा। लेकिन जब आप इन्हें आज के चश्मे से देखते हैं तो समाज, संघर्ष और इंसान की हिम्मत के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें नजर आती हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ स्कूल के पाठ नहीं है, ये एक तरह से हमारे समाज का एक्सरे है। सही कहा। आज हम इन्हीं कहानियों और कविताओं के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सामाजिक भेदभाव है इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं और मुश्किलों से लड़ने के लिए हमारे पास कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं। तो चलिए इस साहित्यिक खजाने में जरा गहराई से उतरते हैं। हाँ। शुरुआत करते हैं यशपाल की कहानी दुख का अधिकार से। ये कहानी, पता है, जब भी मैं इसे पढ़ता हूँ मुझे हमेशा एक बात कचोटती है। क्या? एक गरीब बुढ़िया है जिसका बेटा अभी अभी मरा है और घर में खाने को कुछ नहीं है, तो उसे अगले ही दिन खरबूजे बेचने बाजार आना पड़ता है। और समाज उसे देखकर सहानुभूति दिखाने के बजाय उस पर ताने कसता है, उसे बेशर्म कहता है। हाँ, और इसी कहानी में लेखक एक और अमीर महिला का जिक्र करते हैं जिसके बेटे की भी मौत हुई है। हाँ। और वो 2.5 महीने तक बिस्तर से उठ नहीं पाती। पूरा शहर उसके दुख में शरीक है। यही तो इस कहानी का सबसे तीखा सवाल है कि क्या दुख मनाने का भी अधिकार होता है? बिल्कुल। क्या ये भी एक तरह का विशेषाधिकार है जो सिर्फ उन लोगों के पास है जिनके पास, कह सकते हैं, समय और पैसा है? सही बात है। मतलब उस बुढ़िया को अपने बेटे की मौत का शोक मनाने की भी फुर्सत नहीं मिली। उसकी गरीबी उसके दुख से बड़ी हो गई। हाँ। कहानी में एक जगह आती है जब लोग उससे खरबूजे सिर्फ इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि घर में मौत हुई है, सूतक लगा है। ये देखकर मतलब गुस्सा आता है कि कैसे परंपरा और अंधविश्वास एक मजबूर इंसान को और ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। और यहाँ पोशाक का जो जिक्र है, कपड़ों का, वो बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। लेखक कहते हैं कि पोशाक समाज में हमारा दर्जा तय करती है, हमारे लिए दरवाजे खोलती भी है और बंद भी करती है। कहानी का जो नैरेटर है वो उस बुढ़िया से बात करना चाहता है, उसका दुख बांटना चाहता है, लेकिन अपनी अच्छी पोशाक की वजह से वो फुटपाथ पर उसके पास बैठने में झिझकता है। वो पोशाक एक दीवार बन जाती है। ये तो आज भी होता है। हम किसी के कपड़ों से, उसकी गाड़ी से, उसके फोन से अंदाजा लगा लेते हैं कि उससे कैसे बात करनी है। हाँ, बिल्कुल। ब्रांड्स का पूरा खेल इसी पर तो टिका है। तो यशपाल जो बात दशकों पहले कह रहे थे वो तो आज शायद और भी ज्यादा सच हो गई है। हम इंसान को नहीं, उसके स्टेटस को सम्मान देते हैं। बिल्कुल। और ये जो विचार है ना कि समाज का एक हिस्सा दूसरे हिस्से के लिए काम करता है लेकिन खुद सबसे बुरी हालत में रहता है, ये हमें एक और रचना की याद दिलाता है, अरुण कमल की कविता खुशबू रचते हैं हाथ। हाँ, ये कविता तो दिल पर चोट करती है। दुनिया को सबसे बेहतरीन खुशबू देने वाली अगरबत्तियां कहाँ बन रही हैं? शहर के सबसे गंदे, बदबूदार इलाकों में, कूड़े के ढेरों के पास, नालों के किनारे। ये विरोधाभास इतना जबरदस्त है ना? आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और कवि उन हाथों का जो ब्यौरा देते हैं वो कमाल का है। हाँ। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। हाँ, मतलब इसमें बूढ़े, जवान, औरतें और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। वो हाथ जो हमारे जीवन में सुगंध घोल रहे हैं, वो खुद कितनी गंदगी और बदहाली में जीने को मजबूर हैं। इन दोनों रचनाओं को एक साथ पढ़कर एक निराशा सी होती है। ऐसा लगता है कि व्यवस्था इतनी मजबूत है कि व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता। सही है। दुख का अधिकार की बुढ़िया बेबस है, खुशबू रचते हैं हाथ के मजदूर भी। मुझे तो कविता पढ़कर एक गहरी उदासी महसूस होती है, जैसे कवि कह रहे हो कि ये चीजें कभी नहीं बदलेंगी। क्या साहित्य हमें यहीं छोड़ देता है या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी सुझाता है? ये बहुत जरूरी सवाल है
और इसका जवाब है नहीं। साहित्य सिर्फ समस्या नहीं दिखाता, वो प्रतिरोध और उम्मीद की आवाज भी बनता है। अच्छा। और यहाँ पर संत रैदास के पद एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करते हैं। वो उस समय की सामाजिक व्यवस्था को सीधी चुनौती देते हैं, लेकिन उनका तरीका बहुत अनोखा है। कैसे? मतलब वो कोई आंदोलन तो नहीं कर रहे थे। वो आंदोलन से भी कुछ बड़ा कर रहे थे। वो ईश्वर की परिभाषा ही बदल रहे थे। ईश्वर की परिभाषा? हाँ, अपने एक पद में वो ईश्वर को गरीब निवाजू कहते हैं, यानी गरीबों पर दया करने वाला, उनका मान रखने वाला। वो कहते हैं, जाकी छोटी जगत को लागे ता पर तू ही डरे। मतलब जिस इंसान को छूने से दुनिया अपवित्र हो जाती है, हे ईश्वर, तुम उस पर भी द्रवित होते हो, कृपा करते हो। ओह, ये बात तो सोचने पे मजबूर करती है। मतलब बिना कोई जुलूस निकाले, बिना कोई नारा लगाए, रैदास सिर्फ ईश्वर की परिभाषा बदलकर एक बहुत बड़ा सामाजिक बयान दे रहे हैं। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि अगर समाज तुम्हें नीचा दिखाता है तो क्या हुआ, ईश्वर की नजर में तुम बराबर हो, बल्कि शायद उसके ज्यादा करीब हो। ये तो कमाल का वैचारिक प्रतिरोध है ना? ये आत्मसम्मान हासिल करने का एक आध्यात्मिक रास्ता है। रैदास कह रहे हैं कि अपनी गरिमा के लिए तुम्हें समाज की मंजूरी की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कीमत समाज की व्यवस्था तय नहीं करेगी, बल्कि ईश्वर का न्याय तय करेगा। ये उस समय के हिसाब से तो एक बहुत क्रांतिकारी विचार था। बहुत। वो व्यवस्था को बाहर से बदलने की जगह व्यक्ति को अंदर से इतनी मजबूती दे रहे हैं कि व्यवस्था उसे तोड़ ना पाए। तो एक रास्ता रैदास का है जो कहता है कि तुम्हारी गरिमा ईश्वर की नजर में है, व्यवस्था में नहीं। ये एक तरह से सिस्टम को बाईपास करने का तरीका है। लेकिन क्या कोई और रास्ता भी है जो शायद ईश्वर पर इतना निर्भर ना हो? हाँ, और वो रास्ता हमें मिलता है हरिवंश राय बच्चन की कविता अग्निपथ में। अच्छा, अग्निपथ। अगर रैदास आस्था में शक्ति खोजते हैं, तो बच्चन इंसान की अपनी इच्छा शक्ति, उसके अपने आत्मबल को जगाते हैं। ये कविता तो जैसे संघर्ष का राष्ट्रगान है। उसकी पंक्तियां तो रोंगटे खड़े कर देती हैं। वृक्षों भले खड़े हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। हाँ, ये जो मांग मत का 3 बार दोहराव है, ये एक जिद की तरह लगता है, जैसे कोई खुद को याद दिला रहा हो कि किसी भी हालत में झुकना नहीं है। सही कहा, ये जिद ही है। बच्चन कह रहे हैं कि जीवन का रास्ता आसान नहीं है, ये एक अग्निपथ है, आग का रास्ता। और इस पर तुम्हें अकेले चलना होगा। किसी सहारे की उम्मीद मत करो, किसी से मदद की गुहार मत लगाओ। और फिर वो कहते हैं, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। लेकिन क्या ये फलसफा थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं है? क्या कोई इंसान सच में, मतलब बिना किसी की मदद के, बिना कभी थके, इस तरह आग के रास्ते पर चल सकता है? मुझे ये सुनने में बहुत प्रेरणादायक लगता है, लेकिन असल जिंदगी में शायद बहुत मुश्किल है। ये एक बहुत जायज सवाल है। बच्चन यहाँ एक आदर्श रच रहे हैं। वो इंसान की क्षमता की जो अंतिम सीमा है, उसे छूने की बात कर रहे हैं। ओके। ये कविता शायद ये नहीं कह रही कि आपको सच में किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए, बल्कि ये कह रही है कि आपकी लड़ाई की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी खुद की है। आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत होना होगा कि अगर कोई मदद ना भी मिले तो भी आप चलते रहें। तो यहाँ 2 बहुत अलग रास्ते सामने आते हैं। रैदास का रास्ता कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। और बच्चन का रास्ता कहता है कि तुम अकेले हो और तुम्हारी अपनी हिम्मत ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल। दोनों ही अपने अपने तरीके से इंसान को गरिमा और शक्ति देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और शायद दोनों ही रास्ते अपनी अपनी जगह सही हैं। कोई आस्था में बल पाता है तो कोई अपने आत्मबल में। लेकिन एक बात दोनों में समान है, दोनों ही बाहरी परिस्थितियों के आगे घुटने टेकने से इनकार करते हैं। एक आध्यात्मिक रूप से, दूसरा मानसिक रूप से। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने समाज की मुश्किलों को देखा और उनसे लड़ने के 2 बड़े फलसफे भी समझे। लेकिन इस अग्निपथ पर चलने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ व्यावहारिक सलाह भी तो चाहिए, कुछ ऐसा जो हमें संभल कर चलने में मदद करे। और यहीं पर रहीम के दोहे बहुत प्रासंगिक हो जाते हैं। वो कोई बड़ा दर्शन नहीं देते, बल्कि जीवन जीने की छोटी छोटी लेकिन बहुत गहरी सीख देते हैं। अच्छा। उन्हें आप इस अग्निपथ के लिए एक सर्वाइवल गाइड की तरह देख सकते हैं। जैसे उनका वो दुआ है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। एक कितनी सरल लेकिन सच्ची बात है। जब आप पहले ही एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपके जो कुछ करीबी रिश्ते हैं, उन्हें संभाल कर रखना कितना जरूरी है।
एक बार भरोसा टूटा तो वो पहले जैसा नहीं हो पाता। बिल्कुल, ये रिश्तों को सहेजने की सलाह है। और फिर एक और दोहा है जो आज के दौर में मुझे लगता है और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। कौन सा? रहमन निजमन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठलह लोग सब, बांटी न लें कोय। यानी अपने मन का दुख अपने मन में ही रखो। लोगों को सुनाओगे तो वो मजाक उड़ाएंगे, कोई तुम्हारा दुख बांटेगा नहीं। हाँ, पर यह बात मुझे थोड़ी परेशान करती है। एक तरफ हम कहते हैं कि बात करनी चाहिए, अपना दुख साझा करना चाहिए, मेंटल हेल्थ के लिए ये जरूरी है। सही है। और दूसरी तरफ रहीम कह रहे हैं कि अपना दुख किसी को मत बताओ। क्या ये संघर्ष का एक अकेलापन दिखाने वाला पहलू है कि इस अग्निपथ पर आपको चुपचाप अकेले ही चलना पड़ता है? ये एक शानदार नुक्ता है। मुझे नहीं लगता कि रहीम कह रहे हैं कि आप किसी से भी बात न करें। तो फिर शायद वो विवेक की बात कर रहे हैं कि अपनी कमजोरी या अपना दर्द हर किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। सही इंसान को पहचानना जरूरी है, जो आपकी बात समझे, न कि उसका तमाशा बनाए। हाँ, ये तो है। आज के सोशल मीडिया के जमाने में तो ये सलाह बिल्कुल उल्टी लगती है ना? जहां लोग अपनी हर छोटी बड़ी बात दुनिया के साथ शेयर करते हैं। हाँ, एक ओवर शेयरिंग के दौर में जी रहे हैं। बिल्कुल। शायद रहीम हमें आत्मसम्मान और गरिमा का एक और पहलू सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर दर्द नुमाइश की चीज नहीं होता, कुछ लड़ाइयां खामोशी से लड़ी जाती हैं। अपने दुख को सम्मान के साथ सहना भी एक तरह की ताकत है। तो ये सलाह बच्चन की अग्निपथ वाली बात से जुड़ जाती है कि अंत में आपकी लड़ाई आपकी अपनी है, आपको उसे गरिमा के साथ लड़ना है, चाहे वो बोलकर हो या चुप रहकर। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो ये बहुत दिलचस्प तस्वीर बनती है। हमने यशपाल और अरुण कमल की रचनाओं में समाज का वो क्रूर चेहरा देखा जो गरीबों और वंचितों के प्रति कितना संवेदनहीन है। फिर हमने उस संवेदनहीनता के जवाब में दो रास्ते देखे। एक रैदास का, जो कहता है कि अपनी गरिमा समाज से नहीं बल्कि आस्था और आध्यात्म से हासिल करो, और दूसरा बच्चन का, जो कहता है कि अपनी गरिमा अपनी अटूट इच्छा शक्ति और आत्मबल से हासिल करो। बिल्कुल। और आखिर में रहीम ने हमें उस मुश्किल रास्ते पे चलने के लिए कुछ व्यावहारिक गुर सिखाए। रिश्तों को संभालो और अपने दर्द को सम्मान दो, उसकी नुमाइश मत करो। ये सब मिलकर इंसान के संघर्ष की एक पूरी कहानी कहते हैं। बिल्कुल। ये सभी लेखक और कवि सदियों के फासले के बावजूद एक ही मूल सवाल से जूझ रहे हैं। एक असमान दुनिया में मानवीय गरिमा का क्या अर्थ है और उसे कैसे पाया जाए। हाँ। कुछ व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं और कुछ व्यक्ति को भीतर से मजबूत होने का रास्ता दिखाते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आज के आधुनिक दौर में जब असमानता और संघर्ष के रूप बदल गए हैं, वो अब सिर्फ जाति या गरीबी तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल डिवाइड है, मानसिक स्वास्थ्य है, पहचान के संकट जैसे नए रूप ले चुके हैं। तो इन लेखकों की आवाज हमारे लिए कितनी प्रासंगिक है? और इसी सवाल में एक और गहरा सवाल छिपा है। क्या आज के अग्निपथ पर चलने के लिए हमें बाहरी व्यवस्था को बदलने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसा यशपाल और अरुण कमल इशारा करते हैं, या अपने भीतर की शक्ति को जगाने पर, जैसा रैदास और बच्चन सिखाते हैं? या फिर असली चुनौती इन दोनों रास्तों में संतुलन बनाने की है। ये सवाल, ये रचनाएं हमारे लिए छोड़ जाती हैं। आज हम 4 कहानियों की दुनिया में उतर रहे हैं। ये चारों हिंदी साहित्य की जानी मानी रचनाएं हैं और इन्हें एक किताब संचयन से लिया गया है। लेकिन ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये असल में लेखकों की जिंदगी के वो छोटे छोटे टुकड़े हैं जिन्होंने शायद उनकी पूरी सोच को एक शक्ल दी। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये चारों कहानियां मतलब एक दूसरे से इतनी अलग होते हुए भी एक ही जगह से आती हैं। लेखक की अपनी यादों से। हाँ, उनकी स्मृतियों से। तो आज हम एक तरह से महादेवी वर्मा, श्रीराम शर्मा और धर्मवीर भारती जैसे बड़े लेखकों के दिमाग के अंदर झांकने वाले हैं। हमारा मिशन ये पता लगाना है कि कैसे एक छोटी सी याद किसी लेखक के लिए इतनी जरूरी हो जाती है कि वो उसे पूरी दुनिया के साथ बांटना चाहता है। सही कहा। तो शुरू करें? चलिए शुरुआत करते हैं महादेवी वर्मा और उनकी बेहद प्यारी रचना गिल्लू से। महादेवी जी को आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। वो छायावाद की एक बहुत बड़ी स्तंभ थी। कवि निराला ने तो उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती तक कह दिया था। हाँ, ये सारी उपाधियां बिल्कुल सही हैं। और
इन सब भारी भरकम उपाधियों के बीच वो एक छोटी सी गिलहरी पर इतनी ममता भरी कहानी लिखती हैं। और यही तो उनकी खासियत थी। गिल्लू उनके संस्मरण संग्रह मेरा परिवार का हिस्सा है। मेरा परिवार, अच्छा, जिसमें उन्होंने अपने पाले हुए पशु पक्षियों के बारे में लिखा है। हाँ बिल्कुल। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गिलहरी के बच्चे से, जिसे लेखिका अपने बरामदे में मतलब घायल हालत में पाती हैं। 2 कौवे उसे मार रहे थे, है ना? हाँ, अपनी चोट से मार रहे थे। उन्होंने उसे उठाया, उसका इलाज किया और एक तरह से उसे नया जीवन दिया। और वो सिर्फ एक पालतू जानवर बनकर नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। महादेवी जी ने उसे गिल्लू नाम दिया और वो उनके परिवार का एक सदस्य बन गया। मुझे जो बात सबसे मजेदार लगी वो थी गिल्लू का काजू प्रेम। हाँ। काजू बताते हैं कि अगर उसे काजू न मिले तो वो खाने की दूसरी चीजें टोकरी से नीचे फेंक देता था। एकदम किसी जिद्दी बच्चे की तरह। बिल्कुल। पर ये रिश्ता सिर्फ काजू तक सीमित नहीं था, ये बहुत गहरा था। इसका सबसे बड़ा सबूत तब मिलता है जब वो अस्पताल में थी। बिल्कुल, एक एक्सीडेंट के बाद वो अस्पताल में थी और उन दिनों में गिल्लू ने अपना पसंदीदा खाना काजू खाना ही छोड़ दिया था। अरे वाह! और जब लेखिका घर पर बीमार होती तो गिल्लू एक नर्स की तरह उनके सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से उनके बालों को सहलाता था। ये सोचना ही कितना खूबसूरत है। ये सिर्फ जानवरों के प्रति दया की बात नहीं है। महादेवी वर्मा अपने पूरे साहित्य में उन लोगों या जीवों को आवाज देती हैं जिनकी कोई नहीं सुनता। गिल्लू उसी विशाल करुणा का एक छोटा और बहुत ही निजी प्रतीक है। वो एक गिलहरी के बहाने असल में समाज के सबसे कमजोर प्राणी की बात कर रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और कहानी का अंत भी बहुत काव्यात्मक है। गिल्लू की उम्र करीब 2 साल ही होती है। तो जब गिल्लू की मृत्यु हुई तो लेखिका ने उसे सोन जूही की लता के नीचे दफनाया। हाँ, क्योंकि उसे वो लता बहुत पसंद थी और उन्हें यकीन था कि किसी दिन गिल्लू उसी लता पर एक पीले फूल के रूप में खिलेगा। ये उनके छायावादी नजरिए को दिखाता है, जहां प्रकृति और इंसान की आत्मा एक हो जाती है। उनके लिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि बस एक रूप बदल लेना है। महादेवी जी की दुनिया कितनी शांत, कितनी ममता से भरी थी। बिल्कुल। लेकिन बचपन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगली कहानी में ममता की जगह है डर और शांति की जगह है एक कुएं में फुफकारता हुआ सांप। बचपन का एक बिल्कुल अलग रूप। हाँ, कहानी है स्मृति और लेखक है श्री राम शर्मा। श्रीराम शर्मा, जिन्हें हिंदी में शिकार साहित्य का एक बड़ा नाम माना जाता है। शिकार साहित्य। हाँ, और ये शिकार साहित्य सिर्फ जानवरों के शिकार की कहानियां नहीं थीं। ये उस दौर के रोमांच, प्रकृति से इंसानी टक्कर और एक खास तरह की मर्दानगी का साहित्य था। अच्छा। स्मृति उनकी शिकार नाम की किताब से ली गई है। और ये घटना है साल 1908 की, जब लेखक सिर्फ 11 साल के थे। सिर्फ 11 साल? तो हुआ यूं कि लेखक और उनका छोटा भाई बेर खा रहे थे जब उनके बड़े भाई ने उन्हें कुछ जरूरी चिट्ठियां डाकखाने में डालने के लिए दी। रास्ते में एक कच्चा कुआं पड़ता था जिसमें एक खतरनाक सांप रहता था। और बच्चों की आदत होती है, उन्होंने सांप की फुफकार सुनने के लिए कुएं में पत्थर फेंका होगा। बिल्कुल वही किया। और बस उसी चक्कर में टोपी में रखी सारी चिट्ठियां कुएं में गिर गईं। हाँ, उसी सांप वाले कुएं में। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। उस जमाने में बड़े भाई का डर वो आज के माता पिता की डांट से कहीं ज्यादा होता था। मतलब डर इतना बड़ा था कि 11 साल के लेखक ने एक ऐसा काम किया जो आज कोई सोच भी नहीं सकता। 1 मिनट, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। 11 साल का बच्चा 36 फुट गहरे कुएं में एक जहरीले सांप के सामने उतर गया, सिर्फ कुछ चिट्ठियों के लिए। आज के जमाने में तो ये नामुमकिन लगता है। यही तो इस कहानी का सार है। क्या उस जमाने में बच्चे इतने निडर होते थे? या अपने बड़ों का डर सांप के डर से भी ज्यादा था? बिल्कुल दूसरा वाला। बड़े भाई की मार का डर सांप के जहर के डर से बड़ा था। कमाल है। उन्होंने अपनी और अपने भाई की धोतियों को फाड़कर एक रस्सी बनाई और उसी के सहारे कुएं में उतर गए। ये सिर्फ हिम्मत नहीं थी, ये उस वक्त की सामाजिक सच्चाई थी। और उन्होंने अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल किया। डंडे से सांप का ध्यान भटकाया और चिट्ठियां उठा ली। ये कहानी दिखाती है कि डर आपको तोड़ भी सकता है और आपसे असाधारण काम भी करवा सकता है। बिल्कुल। और उन्होंने ये बात अपनी माँ को भी सालों बाद बताई, जब वो मैट्रिक पास कर चुके थे। हाँ, शायद तब उन्हें लगा होगा कि अब बड़े भाई से मार नहीं पड़ेगी। ये कहानी स्मृति यानी मेमोरी अपने नाम को सच करती है। ये एक ऐसी याद है जो लेखक के जहन पर हमेशा के लिए छप गई होगी। तो एक तरफ थी एक निजी याद, एक बच्चे के डर और हिम्मत की कहानी। अब चलते हैं एक ऐसी जगह पर जहां यादें किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे समाज की हैं। हाँ, और पत्थरों पर उकेरी हुई हैं। हमारी अगली रचना है के विक्रम सिंह का यात्रा वृत्तांत
कल्लू कुम्हार की उनाकोटी। हाँ, ये दिसंबर 1999 में त्रिपुरा की यात्रा पर आधारित हैं। विक्रम सिंह वहां ऑन द रोड नाम की एक टीवी सीरीज बनाने गए थे। अच्छा। इस पार्ट में उन्होंने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और उसके आसपास का बड़ा दिलचस्प वर्णन किया है। त्रिपुरा एक अनोखा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और इस पूरे वृत्तांत का जो दिल है वो है उनाकोटी। नाम ही कितना रहस्यमयी है। उनाकोटी मतलब 1 करोड़ में एक कम। 1 करोड़ में एक कम। हाँ, ये त्रिपुरा का एक बहुत बड़ा शैव तीर्थ है, यानी भगवान शिव से जुड़ी जगह। तो इस नाम के पीछे कोई कहानी भी होगी? हाँ, एक बड़ी मजेदार पौराणिक कथा है। कहते हैं कि कल्लू नाम का एक कुम्हार था जो भगवान शिव और पार्वती के साथ कैलाश पर्वत जाना चाहता था। अच्छा। शिवजी उसे टालना चाहते थे, तो उन्होंने शर्त रखी कि अगर वो एक रात में शिव की 1 करोड़ मूर्तियां बना देगा तो वो उसे साथ ले जाएंगे। 1 रात में 1 करोड़ मूर्तियां? सोचकर ही अजीब लगता है। आज तो हम एक आइकिया की अलमारी एक दिन में नहीं बना पाते। बिल्कुल। तो कल्लू रात भर मूर्तियां बनाता रहा, लेकिन सुबह जब गिनती हुई तो एक कम निकली। हाँ, वो 1 करोड़ में एक मूर्ति कम थी। शर्त पूरी नहीं हुई और भगवान शिव उसे वहीं छोड़कर कैलाश चले गए। और तभी से उस जगह का नाम उनाकोटी पड़ गया। बिल्कुल। वहां आज भी पहाड़ियों पर हजारों मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं। तो क्या आज भी ये जगह उतनी ही पूजनीय है? मतलब क्या ये सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल साइट है या यहाँ आज भी लोगों की वैसी ही गहरी आस्था है? ये दोनों हैं। ये एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल तो है ही, लेकिन साथ ही ये एक जीवंत तीर्थ भी है। मकर संक्रांति पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। पर यह वृत्तांत सिर्फ पौराणिक कथा तक नहीं रुकता। विक्रम सिंह त्रिपुरा के सामाजिक ताने बाने पर भी रोशनी डालते हैं। वो बताते हैं कि वहाँ 19 अनुसूचित जनजातियां हैं और बाहर से आकर बसने वाले लोगों की वजह से स्थानीय आदिवासियों में काफी असंतोष है। हाँ, तो एक तरफ पौराणिक भारत है और दूसरी तरफ आधुनिक भारत की सामाजिक चुनौतियां। चलिए अब अपनी आखिरी कहानी पर चलते हैं। हमने एक जानवर से प्रेम की याद देखी, बचपन के डर की याद देखी, एक जगह से जुड़ी पौराणिक याद देखी। अब हम बात करेंगे उस जुनून की जो किसी इंसान की पूरी जिंदगी को एक धागे में पिरो देता है। बिल्कुल। धर्मवीर भारती का आत्मकथात्मक लेख मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। धर्मवीर भारती हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े नाम। धर्मयुग जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका के संपादक, अंधा युग और गुनाहों का देवता जैसे मतलब कालजयी रचनाओं के लेखक। और ये लेख हमें बताता है कि इतना बड़ा लेखक बना कैसे। इसकी जड़ें थीं उनके बचपन में बनाए एक छोटे से पुस्तकालय में। हाँ, और इसकी शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प है। जब वो 5वीं कक्षा में फर्स्ट आए तो इनाम में 2 अंग्रेजी की किताबें मिली और यहीं से उनका अपना पुस्तकालय बनना शुरू हुआ। पिता के देहांत के बाद घर में पैसे की बहुत तंगी थी, बहुत ज्यादा। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि बीए की पुरानी किताबें बेचकर उनके पास 2 रुपए आए। उस जमाने में देवदास फिल्म लगी हुई थी। वो चाहते तो फिल्म देख सकते थे, लेकिन उन्होंने शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास देवदास खरीदा। कौन करता है ऐसा? वही करता है जिसके लिए किताबें सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जिंदगी होती हैं। हाँ। और इस कहानी का सबसे मार्मिक, सबसे जरूरी हिस्सा इसका संदर्भ है। आप उस हार्ट अटैक वाली घटना की बात कर रहे हैं? हाँ, लेखक ये सब बातें जुलाई 1989 में याद कर रहे हैं, जब उन्हें एक के बाद एक 3 जबरदस्त हार्ट अटैक आए थे। उनका 60% दिल खराब हो चुका था। हाँ, डॉक्टरों ने 900 वोल्ट के शॉक देके किसी तरह उन्हें बचाया था। और जब वो मौत के मुंह से बचकर घर लौटे तो उन्होंने जिद की कि वो अपने उसी किताबों वाले कमरे में रहेंगे। ये पढ़कर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल, उन्हें लगता था कि यही किताबें, यही लेखक, इनकी आत्माओं ने उन्हें बचाया है। वो कहते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे वो अपनी किताबों के बीच नहीं बल्कि अपने रक्षक, अपने आराध्यों के बीच लेटे हैं। हाँ, और जब उनकी पत्नी ने कहा इन्हीं के आशीर्वाद से तुम बच गए, तो लेखक ने मन ही मन अपने पुस्तकालय में मौजूद टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, शरतचंद्र, निराला सबको प्रणाम किया। हाँ, ये दिखाता है कि किताबें उनके लिए सिर्फ कागज और स्याही नहीं थी, वो साक्षात जीवन थी, प्रेरणा थी और मुश्किल समय में संजीवनी भी। तो आज हमने 4 अलग-अलग दुनियाओं की सैर की। गिल्लू में हमने एक बेजुबान के लिए निश्चल प्रेम को महसूस किया। स्मृति में उस बचपन को देखा जहां डर पर काबू पाना ही सबसे बड़ी जीत थी। उनाकोटी में एक पूरी संस्कृति की सामूहिक यादों में गोता लगाया और अंत में
धर्मवीर भारती के साथ किताबों के लिए उस जुनून को समझा जो जिंदगी और मौत के बीच पुल बन गया। ये चारों रचनाएं एक ही सवाल खड़ा करती हैं। किसी इंसान की जिंदगी में वो कौन सी एक याद, एक घटना, एक जुनून या कोई एक चीज होती है जो लंगर की तरह बन जाती है, जो उसे थामे रखती है। हाँ, जो मुश्किल से मुश्किल तूफान में भी उसे थामे रखती है। किसी के लिए वो एक गिलहरी की याद हो सकती है, किसी के लिए कुएं से चिट्ठियां निकालने का साहस, और किसी के लिए किताबों से भरा एक कमरा। बिल्कुल। सोचने वाली बात यह है कि हर किसी की जिंदगी में वो एक चीज क्या होती है जो अंत में उनके पूरे वजूद को मायने देती है।